हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को देखा था। आज हम उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में है एक टॉपिक फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम देखते हैं और फोर्स कितनी टाइप का होता है। मोशन में है फोर्स। फोर्स सबसे ज़रूरी क्यों है मोशन के लिए? क्योंकि विदाउट फोर्स देयर इज़ नो मोशन। जब तक हम किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे, वो बॉडी मोशन में नहीं जाएगी। अगर हमें किसी बॉडी को स्टॉप करना है, रेस्ट पर लाना है, तब भी हमें उस पर फोर्स लगाना होगा। और अगर किसी बॉडी को मूव कराना है, तब भी हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स की डेफिनेशन सिंपल क्या है? ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? ये हमें एक्सटर्नल एफर्ट, अलग से इस पर फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसे पुल करना होता है या तो पुश करना होता है। विच आइदर अब पुश और पुल करने से वो बॉडी आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन। अब वो बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पर हो जाएगी, और रेस्ट पर है तो वो मोशन में हो जाएगी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है। तो कॉन्सेप्ट का, फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है लॉज ऑफ मोशन में, कि हमें किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब ये फोर्स दो टाइप का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लास्ट वीडियो में भी हमने इसे शॉर्ट में देखा था, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच come into play due to contact between the bodies। मतलब जब वो फोर्स किसी बॉडी के कांटेक्ट में आकर लगता है, मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं। अब इससे हम इस ऑब्जेक्ट से इस बॉडी से इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। तो इसे पुश करने से क्या हो रहा है? ये मोशन में हो जा रही है और इसकी डिस्टेंस चेंज हो जा रही है। तो इसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें इस पे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इस टाइप के फोर्स को जब किसी बॉडी को मोशन में लाना रहता है, बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो उस बॉडी के कांटेक्ट में होती है, उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एयर रेजिस्टेंस, etc। उसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स, जब किसी बॉडी को रेस्ट में लाना है या मूव कराना है तो उस पर फोर्स लगता है, लेकिन वो उस बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, अब इस पेन को अगर ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा इस तरीके से, तो इस पर ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से छोड़ दिया गया, ये नीचे चली गई। तो इस पे तो कोई कांटेक्ट फोर्स था नहीं, बस ऊपर से गिरा और ये नीचे चला गया। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और वो फोर्स कौन सा है जिसकी वजह से ये नीचे जा रही है पेन, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। द फोर्स विच कम इन टू प्ले विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद बॉडीज़, जब किसी भी बॉडी पर हम टच नहीं करेंगे फिर भी वो मोशन में हो जाएगी, तो ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे एग्जाम्पल है? इधर कोई आयरन नहीं रखा हुआ और इधर मैग्नेटिक बार है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक बार है, यहाँ पे वो आयरन है, तो मैग्नेट अपनी तरफ उस आयरन को पुल करेगा, तो बिना कांटेक्ट के उस नील पर, उस आयरन पर मोशन हो गया, तो इसीलिए उसे उस पर जो फोर्स लगा उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्यों ऐसा ज़रूरी? फॉर एग्जाम्पल, एयर पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, व्हाट कीप्स देम मूविंग? अगर कोई भी एयर पार्टिकल्स मूव कर रहा है, वो कॉन्स्टेंट मूव करता है, तो वो क्यों मूव कर रहा है? उसे मोशन में लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी? टू थिंग्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट मोशन, डिफरेंट फोर्स। वाई वी नीड टू फोर्स द इनिशिएट द बॉडी, इनिशिएट द मोशन, रेस्ट और चेंज द डायरेक्शन। तो इसमें ये पूछा गया कि क्यों हमें फ़ोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए और उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब इसमें ये बताया गया किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोर्स, कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हो। अब इसी चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों फ़ोर्स ज़रूरी है किसी भी बॉडी को मोशन, रेस्ट और चेंज, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने में। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया या फिर लॉज ऑफ इनर्शिया। आरटी की लाइन को देख लेते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया,
Galileo studied motion of object in an inclined plane, object moving down an inclined plane accelerate while those moving up retard. Third है motion on horizontal plane in an intermediate situation. तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने प्लेन लिए, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन लिया लेकिन उसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया गया. Galileo concluded that an object moving on a frictional-less horizontal plane must neither have acceleration nor retardation. तो उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इनको हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो ये कॉपी है, ये हॉरिजॉन्टल में है, हमारे पास कोई ऐसा प्लेन है और वो प्लेन उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अगर हम इस प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वो मूव करता चला जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो स्टॉप नहीं होगा, मतलब कि उसका मोशन सीज नहीं होगा, रुकेगा नहीं. तो उन्होंने तीनों अलग अलग प्लेन पर एक्सपेरिमेंट किया था. Another experiment by Galileo leading to the some conclusion involves a double inclined plane. डबल इंक्लाइन प्लेन ये वाला है, ये दोनों है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ए बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन रोल डाउन एंड क्लाइम अप द अदर. पहले उन्होंने एक बॉल लिया, उसे इंक्लाइन प्लेन से डाउन किया तो वो नीचे की तरफ हो गई, और फिर उसके बाद दूसरा इंक्लाइन प्लेन लिया, नीचे से बॉल रखी, उन्होंने ऊपर की तरफ पुश किया तो वो ऊपर की तरफ क्लाइम हो गई. इफ़ द प्लेन आर स्मूथ, प्लेन स्मूथ है इसका मतलब वो फ्रिक्शनल लेस प्लेन है. The final height of the ball is nearly the same as the initial height. In the ideal situation, when friction is absent, the final height of the ball is the same as the initial height. मतलब अगर उस इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, तो उसकी फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट दोनों सेम रहेगी. बॉल जो है वो ईजिली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मूव करेगी और सेम स्पीड से. नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इफ़ द स्लोप ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज. अब ये सेकेंड प्लेन है, अब उसकी स्लोप को थोड़ा सा कम कर दिया. एंड एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, फिर से वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. द बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट बट डूइंग सो इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस. उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हुई, बस उन्होंने स्पीड इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस को बढ़ा दिया थोड़ा सा और, तो उसकी डिस्टेंस लॉन्ग हो गई. इन द लिमिटिंग केस व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकेंड प्लेन इज ज़ीरो, उसके बाद जब उन्होंने इंक्लाइन प्लेन को ज़ीरो कर दिया, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, मतलब उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया. द बॉल ट्रैवल्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बॉल को रोल किया तो वो बॉल मोशन में हो गई. इन अदर वर्ड्स इट्स मोशन नेवर सीज, मतलब वो मोशन स्टॉप नहीं हुआ. तो सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने कहा द बॉल डज कम टू स्टॉप आफ्टर मूविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस on the horizontal plane because of opposing force of friction which can never be totally. बॉल अगर उस हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हैं, बॉल स्टॉप हो जाएगी अगर हम उस पर उसे फ्रिक्शनल लेस नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा उस पर फ्रिक्शन अगर रहेगा तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी. हाउएवर इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द बॉल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अगर वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉल मूव करेगा, मतलब कि मोशन नेवर सीजेस. Galileo thus arrived at a new insight on motion that had eluded Aristotle, and those were followed. The state of rest and the state of uniform linear motion are equivalent. In both cases, there is no net force acting on a body. It is incorrect to assume that a net force is needed to keep a body in. net force zero हो जाएगा तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. कॉन्सेप्ट को इनकरेक्ट कहा, इट इज़ इनकरेक्ट to assume that a net force is needed to keep a body in uniform motion. To maintain a body in uniform motion, we need to apply an external force to encounter the frictional force. अगर हमें बॉडी को मोशन में लाना है, यूनिफॉर्म मोशन में लाना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो करना होगा. सो दैट द टू फोर्सेस सम अप टू ज़ीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो हमारे पास दो फोर्स हुआ, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा और एक हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया. तो जब हम उसका सम करेंगे तो हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. जब हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो बॉडी यूनिफॉर्म में मोशन में हो जाएगी. टू समराइज, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट.
तो इससे ये कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मीन रेजिस्टेंस टू चेंज। A body does not change its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी तब तक रेस्ट से चेंज नहीं होगी और मोशन में चेंज नहीं होगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इसीलिए हमारे पास फोर्स ज़रूरी है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए और किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए। कुछ क्वेश्चन ये था राइज था कि क्यों फोर्स ज़रूरी है किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए और किसी भी बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए। तो कुछ यही, तो उन्होंने गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उससे बताया कि फोर्स क्यों ज़रूरी है बॉडी को मोशन में लाने के लिए और स्टॉप करने के लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। इनर्शिया की डिफिनेशन है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path unless acted upon by an external force is called inertia। जैसे कि पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जब तक किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी स्टॉप में और रेस्ट में और मोशन में ले आएगी। तो वही इसी से इनर्शिया की डिफिनेशन है द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट। कोई भी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।